आप सभी का अपने YouTube चैनल में जैसा कि आप लोग को जानते हैं दोस्तों कि आज के हम इस वीडियो में जानने वाला है यूर्गेन हैबरमास के ऊपर। ठीक है, ये वीडियो जो होने वाला है यूर्गेन हैबरमास के ऊपर होने वाला है। और आज इनकी इस वीडियो में हम जानेंगे कि इनकी जीवन रूपरेखा क्या थी और इनकी प्रमुख कृतियाँ थी क्या थी, और उसके बाद में इनका बौद्धिक क्या था, बौद्धिक और उसकी इनके अध्ययन विधि क्या थी। ठीक है, और उसके बाद में जो है हम जानेंगे इनके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो थ्योरी है सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत के ऊपर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, किसके ऊपर बात करने वाले हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के ऊपर बात करने वाले हैं। और आज इसी के ऊपर पूरा फुल डिटेल में वीडियो होगा, और आने वाली वीडियो में हम आप लोगों को और भी संचार का सिद्धांत जो हो गया इनका, और भी विवेचनात्मक सिद्धांत हो गया, ये सारे सिद्धांत का हम जो है अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के हम इस वीडियो में केवल ये तीनों टॉपिक कवर करेंगे। तो आप लोग जो है बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पे, और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, चलिए हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि यूर्गेन हैबरमास जो है कौन थे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि अगर जो यूर्गेन हैबरमास को जो है पढ़ना है तो सबसे पहले उनकी जीवन रूपरेखा को जान लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो यूर्गेन हैबरमास थे उनका जो जन्म हुआ था वो 1919 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था। जर्मनी में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। ठीक है, यूर्गेन हैबरमास का जन्म कहाँ कब हुआ था? 1929 में हुआ था, और जर्मनी के एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। और इनके जो पिता थे वो चैम्बर ऑफ जो है कॉमर्स के निर्देशक थे। ठीक है, क्या थे? चैम्बर ऑफ कॉमर्स के निर्देशक थे। ठीक, इतना हो गया। और जो इनका प्रारंभिक जीवन था दोस्तों वो जो है क्या था? वो जो है प्रारंभिक जीवन एक पत्रकार के रूप में जो है इनका बीता। ठीक है, और इन्होंने जो है उस दौरान दर्शन शास्त्र और जो है मनोविज्ञान को भी पढ़ा। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आप लोगों को मैंने यहाँ का क्या कहा? जर्मन, यानी जो है यूर्गेन हैबरमास जो थे वो कहाँ के समाजशास्त्री थे? जर्मन समाजशास्त्री थे। ठीक है, और इन्होंने राजनीति पे क्या कहा है और अन्य सारे टॉपिक के ऊपर क्या कहा है, तो इसको जो है हम लोग अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग जो है बने रहिएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसके बाद अब जानते हैं कि इनका जो है ताल्लुकात किस किस संप्रदाय से था। ठीक है, तो ये इनका जो ताल्लुकात था वो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से था। किससे था? फ्रैंकफर्ट। अगर जो फ्रैंकफर्ट नाम आ जाए तो यहाँ पर जो है यूर्गेन हैबरमास को जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब जो इनके ऊपर अच्छा, जो ये सारी चीज़ें हो रही थी इनका प्रभाव जो है प्रभावित किन किन लोगों से थे? तो सबसे रूप से जो मुख्य रूप से आता है वो उन विद्वानों में से आते हैं। सबसे पहले हॉर्खहाइमर आते हैं, उसके बाद एडोर्नो आते हैं, उसके बाद मर्क्यूज आते हैं। ये तीनों विद्वान इनको विशेष रूप से जो है विशेष रूप से इनसे क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद में जो संचारात्मक सिद्धांत था उसका जो है इन्होंने वर्णन जो है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन में जो है इन्होंने बात की है। संचार के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक से उसमें लिखा है, और इसको 2 खंडों में पब्लिश किए थे। किसमें? 1984 में और 1987 में ये जो है क्या हुआ था? पब्लिश हुआ था। और इसमें ये जो है संचार के सिद्धांत का जो है क्या किया था इन्होंने? विस्तार पूर्वक उसमें जो है बताया था। ठीक है, बताया है। जा करके जो लोग पढ़े हैं तो जा करके उसको, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो जा करके उसको भी पढ़ सकते हैं, या फिर जो है आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं तो इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में चलते हैं। तो अगला जो कृतियाँ इनकी प्रमुख प्रमुख थी, इसमें से सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने इसमें आपको दिख रहा है सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा गया है। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो जब पहला आपका इनका आता है जब थ्योरी एंड प्रैक्टिस जो है 1983 में हुआ था, और नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट जो है 1968 में हुआ था। लेजिटिमेशन क्राइसिस जो है 1973 में हुआ था। उसके बाद में आपका आता है कम्युनिकेशन ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी 1979 में हुआ था। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, जो 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, यानी 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था, तो वो जो है 1986 में 1988 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अगर जो आ जाता है द फिलोसफिकल डिस्कवर ऑफ मॉडर्निटी, ये 1988 में हुआ। और उसके बाद मोरल कम्युनिकेशन जो है मोरल कॉन्शियसनेस एंड कम्युनिकेशन एक्शन जो है 1919 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में अगला जो बुक है जो है पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग जो है ये आपका जो हुआ था। ठीक, तो आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये किताबें पूछी जाएंगी। ठीक है,
चलिए अगले अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अगला क्या कह रहा है, अगला हम लोग चलते हैं तो इनकी जो है क्या कहते हैं भौतिक प्रभाव के ऊपर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग को पसंद आ रहा है कंटेंट तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर जो है जरूर कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों मित्रों तक, साथी सहपाठी तक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टा ग्रुप और जो है आप लोग फेसबुक पे भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका जो है आप देखिए क्या होता है कि ये जो इनका जो बौद्धिक प्रभाव था, सपोज की इनका जो बौद्धिक प्रभाव था, इन्होंने ये फ्रैंकफर्ट संप्रदाय से जो है ताल्लुकात रखते थे। और जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के लोग थे वो क्या मार्क्सवादी थे, क्या थे ये सब, क्या था कि मार्क्सवादी थे। और मार्क्स इसका जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय था इसकी स्थापना जो हुई थी 1921 में हुआ था, 1921 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए तो ये जो फ्रैंकफर्ट संप्रदाय है भाई साहब, वो एक प्रकार से जैसे मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर जो कहीं कोई घटना हो जाती है तो जो मुख्य चौराहा होता है उस पर कोई मतलब ऐसी चीज जगह होती है जहाँ पर लोग बैठ करके उस घटना के ऊपर क्या कहते हैं विचार विमर्श करते हैं और उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो है फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विद्वान क्या करते थे, किसी कॉफ़ी हाउस में या सैलून में बैठ करके जो है पेरिस और जर्मनी के आज स्थानों पर जो तत्कालीन यानी जो वर्तमान में जो घटनाएं होती थी उन समस्याओं का क्या करते, उस समस्याओं पर विमर्श करते, उसका क्या करते थे निदान करते थे और उनको जो है क्या करते थे उनके बारे में चर्चा करते थे और कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा और क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो इसके बारे में वो विचार गहराई से करते थे और उसका उपचार ढूंढते थे। ठीक है, चलिए भाई साहब आगे चलते हैं। तो अगला क्या कह रहा है, अगले आगे चलते हैं। तो ये देखिए इनका कहना था कि यह केवल यही कहना चाहते थे कि संप्रदाय में कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने हैबरमास को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया। जैसे कि मैंने आप लोगों को आगे बताया ही कि पहले नंबर पे आपके होरखाइमर साहब आते हैं, दूसरे नंबर पे एडोर्नो साहब आते हैं, तीसरे नंबर पे मर्क्यूरी साहब आते हैं। ठीक है, इनका जो नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय आता है और ये सब क्या थे, मार्क्सवादी थे और ये चाहते थे कि पूंजीवाद को दफन कर दिया जाए। मार्क्सवादी चाहते हैं, जैसा कि कार्ल मार्क्स साहब ने जो है कहा ही था। ठीक है, एक दिन जो है पूंजीवाद खत्म हो जाएगा और जो है तो ये लोग क्या चाहते थे जो है क्या चाहते थे कि इसको ख़त्म कर दें। ना ही पूर्ण रूप से मार्क्सवादी थे, ना ही पूर्ण रूप से जो है पूंजीवाद को इनको सपोर्ट कर रहे थे, ना ही जो है ये है। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं। हैबरमास एडोर्नो के सहायक के रूप में जो है क्या करने लगे, फ्रैंकफर्ट संप्रदाय में काम करते थे। ठीक है, और उस 1961 में 1961 में जो है क्या हुए, हेडलबर्ग विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र के क्या हुआ प्रोफेसर बन गए। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। चलिए अगले चलते हैं। आगे हैबरमास जो है आग्रहपूर्वक कहते हैं कि जो औद्योगिक क्रांति है उसके कारण से जो संस्कृति को क्या हुआ, संस्कृति को विकसित किया गया है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति ने जिस प्रकार की संस्कृति को विकसित किया है उसने लोगों की सोचने की क्षमता और आलोचना मतलब बुद्धि को क्या कर दिया, क्षीण कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, जैसे कि संपूर्ण समाज यांत्रिक हो चुका है। आजकल के समय में आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा मॉडल हो चुका है सब कुछ जो है। कोई भी चीज़ अगर जो ढूंढना हो, कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कोई भी थ्योरी आपको ढूंढना है तो उसको पहले किताब में वो नहीं ढूंढते हैं लोग, क्या कहते हैं पहले डायरेक्ट उसको कहते हैं नहीं पहले मैं गूगल करूँगा, है वहाँ पर ये मिल जाएगा, यहाँ पर ChatGPT आ गई है, तमाम सारी चीज़ें, यानी तत्काल उनके सोचने की क्षमता खत्म कर दे रही है। ठीक है, और उसको जैसे मान लीजिए किसी के बारे में कुछ चीज़ पता करना है या फिर कुछ पूछना है तो उसको डायरेक्ट ये सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट पॉइंट पे ही वहाँ जहाँ वो चीज़ हुआ वही चीज़ हो जाए। ठीक है, वही चीज़ मुझको मिल जाए, लेकिन उसके बारे में पहले अध्ययन करोगे, उसके बारे में फिर तब तो पता चलेगा कि हाँ ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ है, यह चीज़ यहाँ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती। तो इन्होंने कहा कि जो है जो औद्योगिक क्रांति है जो उसने जिस प्रकार की संस्कृति को विकसित किया है उससे लोगों की सोचने की क्षमता और बुद्धि को क्या किया, कम कर दिया है, जिससे ऐसा लगता है कि पूरा समाज मानो यांत्रिक बन गया है। क्या बन गया, यांत्रिक बन गया। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला क्या, हैबरमास की अध्ययन विधि। ठीक है, हैबरमास की जो अध्ययन विधि वो क्या थी। अच्छा, जो हैबरमास थे इन्होंने जो है 1950 के दशक में दुनिया भर में ये बात चल रही थी कि जो है लोग मानते भी थे कि जो है जो अध्ययन विधि जो होनी चाहिए वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। सही बात थी, वह उस समय जो है काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी कि जो है कि जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो जो भी अध्ययन होने चाहिए वो वैज्ञानिक होनी चाहिए। ठीक है, और ये विचारधारा जो है काफ़ी लोगों में, सभी लोगों में मौजूद था कि हाँ भी ये भाई वैज्ञानिक होनी चाहिए। लेकिन समाजशास्त्र एक विज्ञान है और
प्राकृतिक विज्ञानों में जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनका प्रयोग जो है समाजशास्त्र में भी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या होता है भाई साहब, ये होता है कि जब समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी विधि के प्रयोग की बात होती है तो जो है तो उनकी परिभाषा में कहा जाता है कि समाजशास्त्र में सामाजिक दुनिया का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों पर होना चाहिए। जो समाजशास्त्र में सामाजिक दुनिया है उस पर जो है प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांत पे जो है अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, चलो इतना हो गया भाई साहब, आगे चलते हैं। आगे होता है क्या कि ऐसा माना जाता है कि यदि समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी विधि का प्रयोग किया जाएगा तो क्या होगा, तो जो है प्रयोग किया जाएगा तब सावधानी पूर्वक किए अवलोकन और तुलना और प्रयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ तथ्यों को क्या किया गया, एकत्रित किया जा सकेगा। समझ में आ रहा? इस प्रत्यक्षवादी उपागम का विरोध जो है हैबरमास और उनका पूरा जो है क्या करना है, पूरा उनका फ्रैंकफर्ट संप्रदाय किया। ठीक है, उनका कहना था कि वह तर्क देते थे कि सामाजिक यथार्थ को नहीं समझा जा सकता। इस माध्यम से जो वैज्ञानिक माध्यम है उस माध्यम से सामाजिक यथार्थ को नहीं समझा जा सकता। इन दोनों विद्वानों ने जिस विकल्प को रखा उसका आधार बनाया। ठीक है, और उसमें जो है इन्होंने क्या किया, जो है अल्फ्रेड शूट थे, उनके प्रघटना शास्त्र का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को लिया और उसके बाद में समाजशास्त्र में प्रस्तुत किया। ठीक है, और दूसरा मॉडल जो है वो मानव शास्त्री का रखा, जिसके जो है वो जिसके प्रणेता कौन है, पीटर विंच साहब है। ये इन दोनों के मॉडल को प्रघटना शास्त्र और मानव शास्त्र दोनों की जो है क्या किए, एक मॉडल बनाए और मॉडल बना करके उसमें समाज में उसको अध्ययन करने के लिए उसको इन्होंने बताया। ठीक है, ये मॉडल इन दोनों ने प्रस्तुत किया। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होता है कि उदाहरण के लिए अगर जो हम समझे कि जो है उदाहरण के लिए अगर जो बात की जाए तो उनकी पुस्तक जो है ह्यूमन इंटरेस्ट में जो है बड़ी ही बुद्धिमानी से यह स्थापित किया गया है कि प्रत्यक्ष ने न केवल प्राकृतिक दुनिया वरन सामाजिक दुनिया को समझने के लिए हमारी क्षमताओं को क्या कर दिया है, सीमित कर दिया है, कम कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, भूलिएगा मत, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अगला चलते हैं। अब हम जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत ये क्या है इनका। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत क्या है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का सिद्धांत ये है कि अगर हम हमारे देश की चर्चा करें तो यहाँ पर भी हमारे देश में भी क्या है, प्रजातंत्र के साथ साथ मोहभंग हो गया है। ठीक है, अब देखिए जो है प्रजातंत्र जो था इसमें देखिए अब जो है नेताएं जो है क्या कर रहे हैं, जो है नेता प्रजातंत्र कहने के लिए प्रजातंत्र है, नेता सब कुछ अपने अंडर में लिए हैं, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। तो क्या हो गया, नेता भ्रष्ट हो चुके हैं और राज्य को पूंजीपति जो है पूंजीपति और अभियान चला रहे हैं, जो मतलब बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो चला रहे हैं, क्योंकि उनके पास से अधिक पैसा आ रहा है और वही जो है राज्य में इन्वेस्ट कर रहे हैं और राज्य उनको जो है बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, तो पूरा राज्य ही क्या बन गया, जो है राज्य को कौन चला रहा है, पूंजीपति लोग चला रहे हैं। ठीक है, ऐसे प्रजातंत्र का मुकाबला करने के लिए हमारे यहाँ राष्ट्र और संभागीय स्तर पर नागरिक समाज की स्थापना हो गई। ठीक है, अब देखिए इस समाज की संरचना किसी भी गैर सरकारी संगठन की तरह है। देश में नागरिक समाज जहाँ कहीं मानवीय अधिकारों का हनन होता है, क्या होता है, मानवीय अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ठीक है, अब चलिए तो आगे क्या होता है, मानव अधिकारों का हनन होता है। जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे सड़क, बिजली, पानी आदि प्राप्त नहीं होने पर संघर्ष करता है। कुछ इसी तर्ज पर जर्मनी में हैबरमास ने सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना की और 1930 के दशक में जो है की थी। ठीक है, इसकी स्थापना की सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना कब की थी, 1930। यही सारी घटनाएं थी, तो इसी सारी घटनाओं को देख करके इन्होंने भाई साहब 1930 में सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना जो है की थी 1930 में। अच्छा, आई होप आप सब लोग समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से जो है समाज में क्या नाजीवादी सरकार थी उस समय, तो अब उससे सब लोग क्या थे, परेशान हो गए थे, यानी ठीक है बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उस तरह अब आप समझिए कि जिस देश में जो है क्या कहते हैं लोग प्रजातंत्र है,
पर उसमें जो है लोगों को जो है संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ों को देख करके इन्होंने क्या क्या दिया, सार्वजनिक क्षेत्र का जो है स्थापना की, ठीक है, समझ में आ गया। आइए आप जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्विकास क्या है, ठीक है। चलिए सार्वजनिक क्षेत्र का उद्विकास क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए भाई साहब, जो है अपनी पुस्तक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर में सार्वजनिक क्षेत्र के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। जो यूर्गेन हैबरमास थे, इन्होंने किस पुस्तक में किया था इस चीज़ का जो है वर्णन, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है ऑफ द पब्लिक स्फीयर में जो है इसको के जो है सार्वजनिक क्षेत्र के सिद्धांत को जो है इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था, ठीक है। उस पर आइए हम जो है थोड़ा ऊपरी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे उस पर, ठीक है। चलिए, हैबरमास का कहना है कि यूरोप का समाज जो है एक आहत समाज था। इस समाज में जो है लोग नाजीवादी सरकार से क्या थे, परेशान थे। जर्मनी के कई लोग इसी त्रसदी में हैबरमास ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लोगों को अपनी समस्याओं पर सार्वजनिक विवाद करना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए सोसाइटी है, सोसाइटी में क्या हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिससे लोगों को जो है थोड़ा बहुत, एक लोगों को, दो लोगों को परेशानी हो रही है, तीन लोगों को परेशानी हो रही है, कुछ लोगों को परेशानी हो रही है, तो उसका क्या करना चाहिए, सभी लोगों को मिल करके उस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ विवाद उठाने लायक है या नहीं उठाने लायक है, या फिर यहीं सुलझा दिया जाए या फिर आगे इसको लिया जाए, ठीक है। चलिए, कहीं कहीं दमन और जुर्म होता है। अच्छा, अब आप देखे होंगे कहीं कहीं सोसाइटी में कोई किसी का मर्डर कर देता है, कोई किसी का जो है किसी को मार पीट देता है, तो कुछ का होता है कि वहीं सॉल्व किया जाता है मैटर, और कुछ का मैटर सॉल्व नहीं होता तो उसको जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाया जाता है, ठीक है। तो इसका सार्वजनिक क्षेत्र में यानी लोगों को संगठित करके इसका विरोध करना चाहिए। या फिर मान लीजिए सपोज कीजिए नगर पालिका है, तो वो क्या कर रहा है कि ना ही ठीक प्रकार से नगर में साफ सफाई का काम कर रहा है, ना ही ठीक प्रकार से बिजली का जो है आवेदन कर रहा है, ना ही किसी प्रकार का जो है रोड है, ना ही किसी प्रकार का जो है आपका किसी भी प्रकार, ना ही ठीक प्रकार से पानी आ रहा है। तो जो है क्या करना चाहिए, उसको सभी लोगों, सोसाइटी के सभी लोगों को क्या करना है, एकजुट होकर के उसको जो है क्या करना चाहिए, उसके खिलाफ जो है संगठित होकर विरोध करना चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से उनकी रीति रिवाज, परंपरा और मतांतर आदि को भूलकर बुद्ध संगतता द्वारा समस्याओं का निराकरण करना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्विकास कैसे हुआ, तो इसी सारी चीज़ों से हुआ, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं कि ये कहते हैं कि यूर्गेन हैबरमास ने कहा कि यूरोप में इसी तरह के सार्वजनिक क्षेत्र को कोई नया नहीं था। 18वीं शताब्दी में लोग काफ़ी घरों में ऐसा विवाद करते थे कि समाचार पत्र और सार्वजनिक विवादों में इन सार्वजनिक मामलों पर खूब चर्चा होती थी, ठीक है। उसी शताब्दी में इस तरह के सार्वजनिक विवाद विमर्श द्वारा सुलझा दिए जाते थे। अच्छा ठीक है, चलिए अब मान लीजिए जैसे कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में घर आवास की समस्या है, मलिन बस्तियां हैं, नाली कचड़े ना ही कूड़ा करकट उठाने वाला है, ना ही रोड है उस समय, ना ही ठीक प्रकार से जो है स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही जो है मतलब तमाम सारी चीज़ें होती हैं, ना ही किसी प्रकार का जो है आवागमन का जो है मतलब वो है ट्रांसपोर्टेशन का मामला है, कुछ नहीं है। तो उससे क्या करते हैं लोग, उस पर जो है विचार विमर्श करते हैं और नगर पालिका से उस चीज़ का अपील करते हैं, और सभी लोग, ये नहीं कि एक लोग की समस्या है तो जा करके उससे जो है नगर पालिका, नहीं, ये पूरी सोसाइटी की समस्या है तो वो जा करके क्या करे, अपील करे, उसके लिए संघर्ष करे, लड़े, तब जा करके वो समस्या जो है समाधान होता है, ठीक है। तो ऐसे जब चीज़ें होती हैं तो सार्वजनिक विवाद बन जाता है, और सार्वजनिक जब विवाद बन जाता है तो उस चीज़ को सुलझाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, सुलझा दिया जाता है सभी लोगों को एक साथ मिल करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या, समय बदला और पूंजीवाद आया, और पूंजीवाद से पहले सामंतवाद था। क्या था, पूंजीवाद से पहले सामंतवाद था। और इतिहास के इन युगों में बराबर सार्वजनिक मामलों का जो है आम जनता खोलकर अपनी बात कहती रही, और वेबर ने बुद्ध संगतता और दफ्तरशाही के माध्यम से जो है मामलों को क्या किया, सुलझाने का प्रयास किया। अच्छा, आप लोगों ने पढ़ा होगा नौकरशाही, अधिकारी तंत्र, ठीक है।
तो दफ्तर शाही थी कि अच्छा, जब यहाँ पर ये सारी चीज़ों में मसले हो गए, समाज में सोसाइटी में सारी समस्या हो गई, बिजली पानी सड़क और अन्य सारी चीज़ें हो गई, तो इसको क्या किया, इसको अपील करने के लिए लोग कहाँ जाएंगे, दफ्तर में जाएंगे, ताकि वहाँ की इनकी समस्याओं का जो है समाधान हो सके। और वहाँ पर जो है हैबरमास जो ने बुद्धि संगतता, यानी जो बुद्धि संगतता, ठीक है, और दफ्तर शाही के माध्यम से क्या किया, इन समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इतिहास ने करवट ली और पूंजीवादी शक्तिशाली हुआ, बाजार की अर्थव्यवस्था अस्थायी हो गई और राज्य इतना कमजोर हो गया कि अर्थव्यवस्था को कोई स्थायित्व तो नहीं दे सका। इसके परिणाम स्वरूप आम जनता जो है, आम नागरिक जो है, मकड़ जाल में क्या हुआ, फंस गया। ठीक है, क्या हुआ, फंस गया। ठीक, चलिए अब उसके बाद में क्या होता है भाई साहब, होता यह है कि जो आम जनता थी मकड़ जाल में फंस गई। अब क्या हुआ, अब देखिए, अब तो कुछ ऐसा हो गया कि राज्य प्रत्येक वस्तु को तकनीकी और बुद्धिसंगतता के संदर्भ में देखती है। इनके निदान के लिए जो रास्ते खोजता है वे प्रशासनात्मक होते हैं। प्रजातंत्र जैसा भी चलता है, लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, और ऐसी अवस्था में जो है सार्वजनिक क्षेत्र से ही यह आशा की जा सकती है कि वह जो है आम लोगों की बात को, आम लोगों की समस्याओं को महत्व दे, या नहीं कि जो है प्रशासनिक सेवा में है तो जो है कुछ लोग अपील कर रहे हैं तो उस चीज़ को जो है सुना ही नहीं जा रहा है, उस चीज़ को जो है उस चीज़ को देखा ही नहीं जा रहा है, और जो है समस्या सोसाइटी में जो भी समस्या हो रही है उस चीज़ को जो है निदान किया ही नहीं। तो उस चीज़ को लोग क्या करते हैं, उस प्रशासन को ऐसा होना चाहिए कि उस चीज़ को जो है क्या करे, उस समस्या का निदान करने में क्या करे, मदद करे सोसाइटी की। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में क्या किया जाता है। ठीक है, चलिए, सार्वजनिक क्षेत्र विवेचनाओं के सिद्धांतकारों की तरह हैबरमास पहले तो पूंजीवाद समाज की जो है आलोचना करते हैं, और बाद में इसके बाद विद्वानों की आलोचना करते हैं। इनका आग्रह है कि ये विज्ञान का एक प्रकार का ज्ञान है। क्या है विज्ञान, क्या है, एक प्रकार का ज्ञान है, और वह मनुष्य के सभी प्रकार की समस्याओं का निदान नहीं खोज सकता। ठीक है, देखा जाए तो हैबरमास ने अपनी पुस्तक जो है द लॉजिक ऑफ सोशल साइंसेज नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट में ज्ञान की जितनी व्यवस्थाएं हैं सभी की आलोचना की है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि विज्ञान और तकनीकी हमारे सभी समस्याओं का निदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। इसी कारण ने हमने जो है अपनी समस्याओं के हल के लिए कुछ नए तरीके खोजने होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो हैबरमास का यह कहना निश्चित मिशन या लक्ष्य था कि मनुष्य की मुक्ति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मनुष्य की मुक्ति होनी चाहिए, उसकी बेड़ियां कटनी चाहिए और उसे खुशहाली मिलनी चाहिए। अपने जीवन के इस मुहावरे के अनुसार हैबरमास ने भ्रष्ट प्रजातंत्र के विकल्प के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र के सिद्धांत का क्या किया, प्रतिपादन किया। दूसरा उनका मोहभंग विज्ञान और तकनीकी से हो गया। ठीक है, कि जब वो जो है लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है तो उससे क्या होगा, इनका मोह भंग हो गया। और सभी चीज़ें जो है, ऐसा नहीं है कि जो है सब तकनीकी ही कर सकता है, ऐसा चीज़ें होती हैं कि जो है तकनीकी नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा उनका मोह भंग विज्ञान और तकनीकी से हो गया। अपने आप को यह धोखा देना था कि विज्ञान और तकनीकी हमारी संपूर्ण समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। विज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है कि सभी समस्याओं का वो जो है हल निकाल दें विज्ञान, और इसीलिए हमें सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से उपेक्षित लोगों में चेतना पैदा होनी चाहिए। यह देखना चाहिए कि राज्य लोगों पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है या फिर सार्वजनिक क्षेत्र की बहस को जो है राज्य और लोगों को सही दिशा देता है। ठीक है, कि जो समाज में हो रही है, सोसाइटी में हो रही है, ये क्या करता है, सार्वजनिक क्षेत्र क्या करता है कि अगर देखते हैं कि जो है राज्य में इसका जो है लोगों अपनी बातें राज्य तक पहुंचा रहा है या फिर दिशा निर्देश दे रहा है कि नहीं दे रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के सिद्धांत को हैबरमास ने तार्किक स्वरूप जो है में रखा है और लोग इसे क्या करते हैं, पसंद भी करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है,
इसी तरह से मैं आपको बता दूं कि अगले वीडियो में हम आप लोग को बात करेंगे इसके जो है इनके जो है और थ्योरी के ऊपर। जैसे मान लीजिए आपका जो है संचारात्मक सिद्धांत हो गया, या फिर जो है इनके विवेचनात्मक सिद्धांत हो गया, या फिर जो है इनके जो है और जो है राजनीतिक जो है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या था, इन सभी के ऊपर हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, विवेचनात्मक सिद्धांत में कई सारे थिंकर हैं जो अपने अपने मत दिए हैं, उनके ऊपर हम लोग बात करने वाले, तो अगली वीडियो में बात करेंगे। वीडियो काफ़ी जब ज़्यादा लंबा ना हो, तो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो जो है और लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे मैं आप लोगों के लिए और सारी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।